तौर पर शपथ लेना, ये आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब पता चलेगा। ये सवाल आपसे हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते हैं, चूंकि आप दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, सुबह से ही ग्राउंड पर तमाम हलचलों को देख रही हैं, अपडेट दे रही, कौन कौन से मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, पहले ये बताइए स्वाति। देखिए, आज जो शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह शपथ लेंगे, इसके साथ ही नितिन गडकरी शपथ लेंगे, अमित शाह शपथ लेंगे, जेपी नड्डा भी शपथ ले सकते हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश से हैं, तो ऐसे में जो है वो अनुराग ठाकुर को नहीं बुलाया गया था प्रधानमंत्री आवास पर, तो संभव है कि जेपी नड्डा भी शपथ ले। इसके अलावा अश्वनी वैष्णव का नाम है, एक एक नाम आपको बता रहे हैं और अपने दर्शकों को खास तौर पर। पीयूष गोयल का नाम शामिल है, भूपेंद्र यादव का नाम है, इसके अलावा अगर हम कहें तो सुरेश गोपी केरल से हैं, उनका भी नाम शामिल है, वो भी शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश से देखिए, खास तौर पर जो अपने दर्शक हैं उनको अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लिहाज से शपथ लेंगे, एसपी सिंह बघेल शपथ लेंगे, बीएल वर्मा शपथ लेंगे, और अगर हम बात करें तो कमलेश पासवान शपथ लेंगे, जितिन प्रसाद शपथ लेंगे, अनुप्रिया पटेल शपथ लेंगी, जयंत चौधरी आज शपथ लेंगे। ये वो तमाम नाम है जो शपथ लेंगे। शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी शपथ लेंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, वो भी शपथ लेंगे, और प्रहलाद जोशी की बात करें हम तो वो भी शपथ लेंगे। कृष्णपाल गुर्जर की बात करते हैं तो ये भी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर ये तमाम नेता पहुंचे हुए थे। कमलेश पासवान का नाम हमने इससे पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश से। मनोहर लाल का नाम है जो आज शपथ लेंगे। इसके अलावा जो है किरण रिजिजू भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे, तो वो भी आज शपथ लेंगे। तो ये तमाम नाम है। पीयूष गोयल की बात करें हम, मनसुख मांडविया की बात करें हम, ये नाम है जो आज शपथ लेने जा रहे हैं, और तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है, और कहा जाए तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम टीडीपी की बात करते हैं तो के राम मोहन है जो आज शपथ लेंगे। तो ये तमाम चेहरे हैं जो आज शपथ लेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उसके बाद ये जो तमाम चेहरे हैं वो आज शपथ लेने जा रहे हैं। भागीरथ चौधरी का नाम है, और अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, उनका भी नाम शामिल है, वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे। सुकांत मजूमदार का भी नाम है, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हैं, और वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे। जो अलग अलग तस्वीरें आई है उसमें हम सब ने देखा है, और वहीं पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद थे तो देखा है। जीतन राम मांझी बिहार से जो है वो पहुंचे हुए थे, सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी आज शपथ लेंगे। चिराग पासवान शपथ लेने जा रहे हैं, रामनाथ ठाकुर शपथ लेने जा रहे हैं। वो तमाम नाम है बिहार के जो आज शपथ लेंगे। इसके अलावा रामदास अठावले को भी देखिए, वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो प्रताप राव जाधव है जो शपथ लेंगे आज। हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली से कई नाम चल रहे थे, ये भी समझना होगा। मनोज तिवारी भी लंबे समय से सांसद है। हर्ष मल्होत्रा को पहली बार टिकट दिया गया 2024 में, जीत कर चुनाव आए मजबूती के साथ, और वो भी गौतम गंभीर की सीट पर हर्ष मल्होत्रा चुनाव जीत कर आए। उन्हें वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर उनको बुलाया गया था। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, अजय टम्टा उत्तराखंड से बात करते हैं तो अजय टम्टा का नाम है, जबकि अजय भट्ट मंत्री 2019 में बने थे। अजय टम्टा इससे पहले हो चुका है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होने जा रही है, और 7:15 का वो वक्त है, काउंटडाउन शुरू हो चुका, और सारे मंत्री जैसा कि स्वाति जिक्र कर रही हैं, वो कौन कौन से मंत्री हैं, भारत समाचार के पास पूरी लिस्ट है। आप देखिए, आपके सामने वो तमाम नाम हैं जो आज मंत्री बनाए जाएंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल, और तमाम जो चेहरे वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण, अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल, तो 64 मंत्री बनाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के अलावा नितिन गडकरी, अमित शाह, और साथ ही साथ जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही हैं पंकज चौधरी, और क्या क्या नाम है वो आपके सामने। अनुप्रिया पटेल का भी मंत्रिमंडल में आना लगभग तय है,
और जैसा कि स्वाति बता रही थी, दिल्ली से जो जानकारी आ रही है, कमलेश पासवान जो बांसगांव से सांसद हैं, उनको भी दलित चेहरे के रूप में एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिल सकता है, उनको मिल सकता है। बीएल वर्मा को मंत्री बनाया जा रहा है, स्वाति वहां से बता रही है। कुल 64 मंत्री बनाए जा रहे हैं इस बार मोदी मंत्रिमंडल में। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं, निर्मला सीतारमण की बात करें तो तमिलनाडु, अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, अर्जुन मेघवाल, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं और इस बार केंद्र में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उनके चेहरे पे कई चुनाव बीजेपी ने जीता। इसके साथ साथ बात करिए भूपेंद्र यादव, सुरेश गोपी केरल से आते हैं, मनोहर खट्टर जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे लगातार, मनोहर लाल, क्योंकि अब इसके बाद हरियाणा में चुनाव आने हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मंत्रिमंडल पद पर बैठाया जा सकता है और साथ ही साथ किरण रिजिजू और राव इंद्रजीत हरियाणा से आते हैं, जितेंद्र सिंह जेके, कमलजीत सहरावत दिल्ली से और जी किशन रेड्डी तेलंगाना से, हरदीप पुरी पंजाब से, गिरिराज सिंह बिहार से, नित्यानंद बिहार से है। देखिए तमाम चेहरे जिनका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं। बंदी संजय कुमार तेलंगाना से, सावित्री ठाकुर उत्तर प्रदेश, बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश जिनका जिक्र इस ग्राफिक्स के जरिए भी हो रहा है, अन्नपूर्णा देवी झारखंड से आती है, यहाँ से सांसद चुनी गई है, रवनीत सिंह बिट्टू जो आपने देखा अभी कुछ देर पहले तस्वीर में किस तरीके से जल्दबाजी में ट्रैफिक में फंस गए, पैदल चलना उनको ज्यादा सही लगा। और साथ ही साथ शोभा करंजले कर्नाटक से, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से, आपको याद होगा इस सीट पर पहले गौतम गंभीर थे लेकिन इस बार हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने टिकट दिया और वहां से वो चुनाव जीते, वो प्रतिनिधित्व करेंगे दिल्ली का। और साथ ही साथ भागीरथ चौधरी, सीआर पाटिल गुजरात से, अजय टमटा यूकेडी यानी कि उत्तराखंड से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा, गजेंद्र सिंह शेखावत, एस जयशंकर शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और श्रीपद नायक गोवा, प्रहलाद जोशी कर्नाटक, कृष्णपाल गुर्जर राजस्थान, सुकांत मजूमदार बंगाल से, कमलेश पासवान दलित चेहरा है, उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। साथ ही साथ कमलेश पासवान का जिक्र कर लिया, एल मुरुगन जोएल ओरम ओडिशा से आते हैं, वीरेंद्र कुमार एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश से, वी सोमन्ना कर्नाटक से आते हैं और साथ ही साथ जॉर्ज कुरियन केरल से, संजय सेठ झारखंड, सतीश दुबे, राजभूषण निषाद बिहार से और दुर्गा दास उइके। ये 53 नाम हैं जो आपको भारत समाचार पर लगातार बताए जा रहे हैं। और देखिए इसी के साथ तीसरी बार देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाए जा रहे हैं और पूरे देश में तमाम जातिगत समीकरणों पर पूरा फोकस है। खासतौर से आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो 53 मंत्री कौन कौन से होंगे वो आपको लगातार भारत समाचार बता रहा है। बातचीत लगातार हम कर रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है, केपी मलिक जी भी हमारे साथ मौजूद है। केपी मलिक जी, भारत समाचार वो 53 नाम बता रहा है, वो 53 चेहरे बता रहा है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में इस बार बनने जा रहे हैं, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, यहाँ से अजय टमटा को भी प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? उत्तराखंड की भी 5 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है इस बार, दिल्ली की 7 सीटें। देखिए स्वाति, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से दिल्ली की 7 सीटें हैं, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है, जबकि माना जा रहा था कि केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की जनता थोड़ी सिंपैथी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के विमुख हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष ने उस प्रकार की रणनीति यहाँ नहीं बनाई, अच्छे लोगों को टिकट यहाँ नहीं दे पाया विपक्ष, और इसीलिए विपक्ष को यहाँ हार का सामना देखना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों को भी दिमाग में रखते हुए मंत्री बनाने की बात है। दिल्ली से 2 लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी अभी अगले साल चुनाव है। तो इस मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इस चीज को दिमाग में रखते हुए दिल्ली से 2 प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उसको लगता है कि अगले चुनाव में उसके लिए काम आएगा। उत्तराखंड की बात अगर आप करें, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है और तीसरी सरकार भी वहां बने, इसका प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसीलिए। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें केपी मलिक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के और टीडीपी के जो लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू पर हैं, क्योंकि ये 2 चेहरे हैं जो
पूरी तरह से किंग मेकर बनकर साबित हुए इस चुनाव में, इनकी भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आंकलन रहेगा? देखिए स्वाति, अगर आप बात करें वो एक डिफरेंट बात होगी भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये सरकार को चलाना इस प्रकार से मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और मोदी जी को इस बार कांटों का ताज मिला है, क्योंकि बहुत ही शूर नेता हैं दोनों, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं अपने अपने क्षेत्र के, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। अगर आप चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का दिवाला निकल चुका है, आंध्र प्रदेश की हालत बहुत खस्ता है, फाइनेंशियली वहां बहुत प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होगी कि एक मोटा पैकेज आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से मिले, और उसके बाद जो दूसरी उनकी प्रायोरिटी है, उनके ऊपर जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई के केस हैं तत्काल उनका पटापेक्ष किया जाए, उन केसों को खत्म किया जाए, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और उसके बाद उनकी डिमांड बढ़नी शुरू होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबे समय तक मोदी के साथ मिलकर सरकार में बने रहेंगे, क्योंकि वो खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद अगर आप बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिस प्रकार के नीतीश कुमार के एजेंडे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, चाहे वो अपनी दूसरी बात हो, उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ही प्रधानमंत्री बनने का ऑफर है। तो नीतीश कुमार को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो 1 मिनट में पलट जाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी तो केपी मलिक जी अभी उनके जो बयान सुने जा रहे हैं, अभी तो लग रहा है सब कुछ बड़ा बैलेंसिंग है, बड़ा सामंजस्य के साथ चलेगा, सभी नेता कदम ताल मिलाएंगे। अभी अगर तमाम नेताओं की बात सुने, खुद उस दिन आपने सुना होगा जिस दिन तमाम चीजें हुई, नीतीश कुमार को भी आपने सुना, और उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि अभी फिलहाल वो कुछ ऐसा फैसला नहीं करने जा रहे हैं, अभी सारी चीजें पक्ष में हैं। देखिए स्वाति, आपको ये देखना होगा कि नीतीश कुमार का पिछला जो इतिहास है कुछ सालों का, वो बहुत जल्दी जल्दी पलटी मारते हैं। और वो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, और उसके कुछ दिन के बाद ही कहा था कि अमित शाह का बयान आया था, और अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं। तो राजनीति में कुछ इस तरह के जुमले और इस तरह की बातें होती हैं कि वो तुरंत पलट जाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। मैं नीतीश कुमार को पिछले 35 सालों से जानता हूं कि उनका जिस प्रकार का राजनीतिक हितों को साधने के लिए, अपने स्वार्थों को साधने के लिए वो किसी भी दल में जा सकते हैं, कोई भी समझौता कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे लालू यादव में उन्होंने बहुत अच्छी टाई अप थी, लेकिन एक स्थिति ये आ गई थी कि पार्टी टूट गई थी और लालू यादव ने अलग से अपनी पार्टी बनाई थी और इनका जेडीयू रह गया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और वो बाद में वाजपेयी जी की सरकार में नीतीश कुमार चले गए थे, लालू यादव नहीं गए थे, भले ही पार्टी टूट जाए। तो ये इस तरह का निर्णय भी ले लेते हैं कई बार। और आपने देखा होगा पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से इन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी यादव के साथ रहे, और लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी के साथ टाई अप करके एनडीए में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये एक इनकी रणनीति का हिस्सा है। इनकी रणनीति रहती है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को सत्ता में मजबूत बनाए रखने के लिए जो पैतरे हैं वो ये पैतरेबाजी करते रहते हैं। इसके अलावा आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वाजपेयी की जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उसमें बड़ी मजबूत स्थिति में चंद्रबाबू नायडू रहे हैं, और उनकी डिमांड बहुत हाई रहती है, मैं जानता हूं, क्योंकि उस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन होते थे और वही ये सारी चीजें देखते थे। और उसके बावजूद इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था एनडीए से। जब ये बाहर हुए थे तो हम लोगों ने पार्लियामेंट में प्रमोद महाजन से पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए पूरी करनी वाजिब नहीं थी। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अनुभव बताते हैं कि पिछली बार हुआ क्या है और इस बार कितना सामंजस्य बन पाता है इस एनडीए में। अब सवाल ये है, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में कहते हैं जीते तो सब कुछ जीते, हारे तो सब कुछ हारे। 62 से 33 सीटों पर सिमटना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी निराशा वाली बात है, किस तरीके से इसको देखा जाए। हालांकि आंकलन होगा, लेकिन आज फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होने जा रहा है उसमें पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो अख्तियार होने जा रहा है। क्षेत्रीय बैलेंस को साधना होगा, इलाकाई बैलेंस को साधना होगा, यानी कि हर एक चीज पर पूरा फोकस करना होगा बीजेपी को, तभी जो राज्य आने जा रहे हैं जहां पर चुनाव होगा वहां पर बीजेपी को सफलता मिलेगी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? साथियों में सबसे पहले ये देखना होगा कि इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों हुई, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लखनऊ में है, लखनऊ और दिल्ली की जो दूरी कहीं ना कहीं बनी हुई थी
और जो एक मतभेद आपस में चल रहे थे उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। जिस प्रकार से एक तल्खी अमित शाह और योगी जी के बीच में थी, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। हमारे सूत्र बताते हैं और हमारी जो जानकारी है उसमें यह था कि 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में केपी लड़ना मलिक जी, था। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। देखिए, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी होने जा रही है और तमाम चीजें, और उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों पर पूरा फोकस बीजेपी का रहने जा रहा है। फिलहाल तमाम तस्वीरों पर नजरें लगातार